हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन से भी बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने की राह पर है भारत। वैश्विक निर्माताओं के अनुमान से घबराया ड्रैगन। जी हां, साथ ही बताएंगे जहां कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए बधाई। जी हां, चीन से तकरार के बीच अरुणाचल में एलएसी पर तैनात जवानों से बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे। जी हां, बताएंगे दोस्तों उन्होंने अरुणाचल दौरे के दौरान चीनी सेनाओं को लेकर दोस्तों अपनी भारतीय सेनाओं को लेकर क्या बयान दिया, और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बताएंगे जहां पर पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को लेकर ही लेने लगे मजे, कहने लगे पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। पूरी खबर आपको बताने वाले दोस्तों, आराम से बनेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मेरा भारत महान है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन से भी बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने की राह पर है अपना भारत। वैश्विक निर्माताओं के अनुमान से घबराया ड्रैगन चाइना। जी हाँ, वैश्विक निर्माताओं ने भारत में तेज औद्योगिक विकास की बड़ी भविष्यवाणी करके चीन समेत दुनिया के तमाम देशों को हैरानी में डाल दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में सप्लाई चेन एनालिस्टों की प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक निर्माता भारत को बदलाव के ऐसे कगार पर खड़ा देख रहे हैं जो चीन से भी ज्यादा परे है। आपूर्ति श्रृंखला के विश्लेषकों का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2014 में जब से देश में मेक इन इंडिया का मंत्र फूका है, तब से भारत के आर्थिक विकास ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दावा है कि इस दौरान भारत में आर्थिक परिवर्तन सबसे टॉप गियर में पैर चला रहा है। विश्लेषकों ने भारत में तेज आर्थिक विकास के पीछे मेक इन इंडिया के अलावा चीन और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंदिता को भी बहुत बड़ी वजह बताया है। उनका कहना है कि यूएस चीन की प्रतिद्वंदिता ने भारत को इसके लिए टेलविंड प्रदान करने का काम किया है। पीएम मोदी ने जब मेक इन इंडिया का आगाज किया था तो उस दौरान चीन के साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में विकास के टाइगर कहे जाने वाले सिंगापुर और दक्षिण कोरिया की राह पर चलने का विजन भी था। यही वजह है कि अब भारत को वैश्विक निर्माता चीन से परे देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्लेषकों के अनुसार भारत को टॉप गियर में लाने के बाद पीएम मोदी की धाक दुनिया पर जमती जा रही है। वो ऐसे पलों पर कब्जा भी करते जा रहे हैं। इसका जीता जागता एक उदाहरण ये भी है कि सरकार इस वर्ष अपने कुल बजट का करीब 20% सिर्फ पूंजी निवेश पर खर्च करने जा रही है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से जब से मेक इन इंडिया का आगाज किया है, अपना भारत निरंतर हाई स्पीड में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ऐसे में मोदी है तो मुमकिन है कहना मत भूलिएगा, और साथ ही इस वीडियो को जितनी ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और चीन जिस प्रकार से घबराने लगा है, अगर आप भी मानते हैं कि आज तो बस घबरा रहा है, आने वाले कुछ ही समय में भारत के सामने घुटने टेक देगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों व्हाट्सएप के माध्यम से। चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए बधाई। जी हां, चीन से तकरार के बीच अरुणाचल में एलएसी पर तैनात जवानों से बोले आर्मी चीफ मनोज पांडे। जी बताते तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना के बीच पिछले महीने झड़प के बाद अरुणाचल प्रदेश के पहले दौरे में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की सैन्य तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। अधिकारियों ने कहा कि जनरल पांडे ने रविवार को अपनी यात्रा के दौरान शेष अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ वास्तविक सीमा के साथ साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ अन्य चौकियों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में वरिष्ठ कमांडरों ने सेना प्रमुख और सीमावर्ती क्षेत्रों में समग्र सुरक्षा परिदृश्य के बारे में जानकारी दी। सेना ने ट्वीट किया कि जनरल मनोज पांडे ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तैनात सैन्य व्यू रचना टुकड़ियों का जायजा लिया और उन्हें परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। सेना प्रमुख ने सैनिकों को कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए बधाई दी और सभी से समान उत्साह तथा समर्पण के साथ काम करना जारी रखने का आह्वान किया। जी हां, चलते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत की आपत्ति के बाद एक्शन में ऑस्ट्रेलिया की सरकार मंदिरों में तोड़ फोड़ करने वालों को दे दी बड़ी चेतावनी। बता दें ऑस्ट्रेलिया में एक के बाद एक लगातार मंदिरों पर हो रहे हमले, इसको देखते हुए कुछ दिन पहले भारत सरकार ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया एक्शन के मूड में है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया है कि मैं विक्टोरिया में हिंदू मंदिरों में की गई तोड़फोड़ से गंभीर रूप से चिंतित हूं। ऑस्ट्रेलिया अभद्र भाषा या हिंसा को बर्दाश्त नहीं करता है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। जैसा कि विदेश मंत्री ने पहले कहा है कि भारतीय प्रवासी हमारे जीवंत और लचीले बहुसांस्कृतिक समाज के लिए मूल्यवान और महत्वपूर्ण योगदान करता है। ऐसा कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया विविधता और समावेश को महत्व देता है, शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए व्यक्तियों के अधिकार का सम्मान करता है और
विचारों की अहिंसक अभिव्यक्ति का समर्थन करता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार सामुदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक नेताओं के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। जी हाँ, आपके जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों, कल यानी सोमवार को यह तीसरा मौका है जब इस तरह का मामला सामने आया है, जहां ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना एक और सामने आई है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में पखवाड़े भर के भीतर तीसरे मंदिर में तोड़फोड़ की घटना निकलकर सामने आई है। मेलबर्न के अल्बर्ट पार्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बोले तो इस कौन मंदिर के प्रबंधन ने कल सुबह इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में तोड़फोड़ की गई और दीवारों पर भारत को लेकर अभद्र टिप्पणियां की गई हैं दोस्तों, और लिखी गई हैं। हमें वो कहने में भी बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, उन्होंने तो वाकई लिखा है। इसको माना जा रहा है कि इस घटना के पीछे खालिस्तानी समर्थकों का हाथ है, क्योंकि हिंदुस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे गए हैं उस मंदिर की दीवार पर। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है दोस्तों, वो देखने वाला होगा। अगर चैनल पर नए हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, हर तरह की अपडेट आपको हम बताते रहेंगे। बात करते हैं एक और खबर की, जहां 2 हफ्ते में दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। सऊदी चीन का और कर्ज देने से इनकार, IMF ने भी डराया। बता दें, पाकिस्तान का आर्थिक संकट बद से बदतर हो गया है और जिन्ना का देश अगले 2 हफ्तों में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है और पाकिस्तान के पास अब सिर्फ 2 हफ्तों तक ही देश चलाने के लिए पैसा बचा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट उस वक्त आई है दोस्तों जब देश में जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आयात पर पहले ही प्रतिबंध लग चुके हैं। पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सरकार को कहा है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में अब सिर्फ 4.34 अरब डॉलर ही बचे हैं, जिससे देश के पास अधिकतम सिर्फ 2 हफ्ते तक ही सामान खरीदने का पैसा बचा है, जबकि पाकिस्तान को अपनी अरबों डॉलर की कर्ज अदायगी भी करनी है। फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ राजनीतिक वर्ग की अयोग्यता और निर्णय लेने में सेना की अत्यधिक भागीदारी के कारण हुआ है। फाइनेंशियल पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से कुछ ही ज्यादा उस वक्त है जब पिछले हफ्ते ही संयुक्त अरब अमीरात के 2 बैंकों को पाकिस्तान ने 1 अरब डॉलर के कर्ज का पुनर्भुगतान किया है। यानी पाकिस्तान अब विकराल स्थिति में पहुंच चुका है और उसके पास इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। और इसी बीच अब पाकिस्तान के लोग ही दोस्तों पाकिस्तान देश का मजाक बनाकर रख रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें, पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि आपका पुराने पाकिस्तान में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जो कि शहबाज सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। आपको बता दें, पाकिस्तान में नेशनल ग्रिड में खराबी के कारण सोमवार को बड़े पैमाने पर बत्ती गुल हो गई। राजधानी इस्लामाबाद और वित्तीय हब कराची समेत मुल्क के बड़े हिस्से में लाखों लोग बिना बिजली के रहे। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय ग्रिड में स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7:34 पर खराबी आ गई, जिससे बत्ती गुल हो गई। सिस्टम को ठीक करने का काम चल रहा है। इस बत्ती के गुल होने की वजह से दोस्तों लोगों ने सोशल मीडिया साइट्स पर अपने गुस्से का इजहार किया है। लोग कह रहे हैं कि आपका पुराना पाकिस्तान में स्वागत है। यानी कि दोस्तों शहबाज शरीफ सरकार को टैग करके बहुत बड़ी बड़ी और बुरी बुरी बातें दोस्तों पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ को यह दिन देखना पड़ेगा, शायद कभी जिंदगी में भी सोचा ना हो। चलते और खबर की ओर, जहां दलाई लामा ने की है भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की तारीफ, कहा तिब्बत लौटने की कोई योजना नहीं। जी हाँ, बता दें, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान बोले तो IIPA में शुक्रवार को आयोजित सभा में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों की सराहना की। दलाई लामा ने कहा कि उनकी तिब्बत लौटने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि वो भारत में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इससे पहले दलाई लामा ने कहा था कि वो भारत के लंबे समय तक मेहमान है, जो अपने मेजबान को कभी कोई परेशानी नहीं देंगे। उन्होंने कहा, हमारे भाइयों और बहनों, हम विशेष रूप से कहते हैं कि मैं एक शरणार्थी बन गया और इस देश में रहता हूँ, इसीलिए मैंने भारतीय विचार, भारतीय तर्क सीखा। बाद में भारत सरकार का अतिथि बन गया। मेरा पूरा जीवन मैंने इस देश में बिताया। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। उन्होंने IIPA को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के साथ अपनी बैठकों को याद किया। जी हाँ, दलाई लामा ने कहा कि अब भारत के पास करुणा और अहिंसा के लिए 1000 साल पुराना विचार है। ये 2 चीजें वास्तव में है। उन्होंने कहा कि न केवल इंसान बल्कि इस ग्रह पर रहने वाले जानवर को भी करुणा और अहिंसा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में दुनिया और मानवता को इन दोनों करुणा और अहिंसा की जरूरत है। भारत में अपने प्रवास के बारे में बोलते उन्होंने कहा, भारत में रहना अद्भुत है। मैं भारत सरकार का अतिथि हूँ, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ऐसे में जमकर भारत की प्रशंसा की है दोस्तों दलाई लामा
माने। ऐसे में अब दलाई लामा को भी पता है कि भारत एक महान देश है। तो आप भी दोस्तों कमेंट में मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान की धरती में छिपे खरबों के खजाने पर चीन की पैनी नजर। तालिबान के साथ ऑयल डील के बहाने हथियाने की तैयारी। जी हाँ, चीन और अफगानिस्तान पार्टनरशिप पर नए रास्ते पर चल पड़े हैं। चीन की कंपनी सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी बोले तो कैपेक ने तालिबान की अगुवाई वाली अफगानिस्तान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। 5 जनवरी को अफगानिस्तान के कार्यकारी माइंस और पेट्रोलियम मंत्री शेख शहाबुद्दीन दिलावर ने डील की घोषणा करते हुए कहा कि चीन की कंपनी अमू दरिया से तेल निकालेगी। अमू दरिया अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में है। तालिबान द्वारा संचालित प्रशासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इस अलायंस की जानकारी देते हुए कहा कि चीन की कंपनी सीपैक एक साल में $150 मिलियन का निवेश करेगी और 3 साल में यह निवेश बढ़कर $540 मिलियन हो जाएगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में उसकी जमीन में एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, जिंक, पारा और लिथियम जैसे धातु छिपे हुए हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि अफगानिस्तान की धरती में इन छिपे खरबों के खजाने पर चीन पैनी नजर गड़ाए बैठा है दोस्तों, और वो ऑयल डील के बहाने इन सभी खजानों को हथियाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में क्या इसके मंसूबे कभी पूरे हो पाएंगे दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से पीओके छीनने के लिए भारत के संत ने कराया 1008 कुंडीय यज्ञ। जी हाँ, राजस्थान के मशहूर सालासर बालाजी धाम में स्वामी राम भद्राचार्य महाराज ने पीओके को भारत में मिलाने की कामना से 1008 कुंडीय महायज्ञ किया। इस यज्ञ को 2000 पंडितों ने करवाया। जी हाँ, पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य के सानिध्य में सालासर बालाजी गौशाला में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और राम कथा का आयोजन 12 जनवरी से शुरू हुआ था। 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और संत स्वामी राम भद्राचार्य की राम कथा का 20 जनवरी शुक्रवार को समापन के मौके पर 25,000 अधिक लोग पहुंचे थे। इस मौके पर लोगों ने सुबह से शाम तक यज्ञशाला की परिक्रमा की। जी हाँ, समापन के मौके पर पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा से पीओके तो भारत को मिलेगा ही मिलेगा। बलूच भी पहले स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा, फिर ये भारत में विलय हो जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बात करते हैं और बड़ी खबर की, जहां बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ हो स्वतंत्र जांच। जी हां, ब्रिटेन में ही दायर की गई इसको लेकर बड़ी याचिका। बता दें, ब्रिटिश सांसद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धरती पर सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बताने के एक दिन जस्ट बाद ब्रिटेन में अब बीबीसी के खिलाफ एक और याचिका दायर कर ली गई है। ऑनलाइन याचिका में पीएम मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिका में डॉक्यूमेंट्री को गंभीर उल्लंघन करार देते हुए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। जी हाँ, change.org पर मोदी संबंधी वृत्त चित्र को लेकर बीबीसी से एक स्वतंत्र जांच के आह्वान के साथ संपादकीय निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को पूरा करने में विफल रहने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की कड़ी निंदा की गई है। रविवार की रात याचिका के ऑनलाइन होने के बाद से इस पर 2500 से अधिक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ऐसे में मोदी जी की पूरे विश्व में क्या पावर है दोस्तों, इन्हीं खबरों से आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे में कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी हमेशा की तरह जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर समंदर की साइलेंट किलर है सबमरीन वागीर। भारतीय नेवी में हुई शामिल, आखिर क्यों दिया गया इसको ये नाम बता दें। भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास सबमरीन यानी पनडुब्बी आईएनएस वागीर को कल शामिल किया गया। नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए आईएनएस वागीर को कल यानी 23 जनवरी के दिन शामिल किया गया। जैसे जैसे भारतीय सीमाओं की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे ही अब इस सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य खंड बनाने की तैयारी भी की जा रही है। अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए आईएनएस वागीर आ गई है। आईएनएस वागीर कलावरी क्लास की 5वीं सबमरीन है। परियोजना 75 के तहत पहली सबमरीन आईएनएस कलवरी को भारतीय नौसेना में दिसंबर 2017, दूसरी सबमरीन आईएनएस खंडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन आईएनएस करंज को मार्च 2021 में और चौथी को यानी वेला को 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। जी हाँ, और कल आईएनएस वागीर भी हिंद महासागर की शान बन गई। ऐसे में ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा अपनी इंडियन नेवी को। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर 4 लोगों को पकड़ा। पशु तस्करी और भारतीय सीमा में घुसने का बहुत बड़ा आरोप। बता दे, भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ जवानों ने भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास करने और पशु तस्करी के आरोपों में 4 लोगों
को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बांग्लादेशी नागरिक शामिल है। बीएसएफ ने एक बयान में कहा कि रविवार को भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात बीएसएफ की 61 बटालियन ने अपतियार चौकी पर 2 भारतीय नागरिकों अरुण और स्वपन को उस समय पकड़ा जब वे बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। इनके पास से बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर मालदीव में यूएनएससी में सीट के लिए भारत का किया समर्थन, दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को सराहा। बता दें मालदीव सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोले तो यूएनएससी में अस्थायी बोले तो टेम्परेरी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करेगी। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को ये बयान इसकी जानकारी दी। भारत को समर्थन देने का फैसला 18 और 19 जनवरी को विदेश मंत्री जयशंकर की मालदीव यात्रा के बाद लिया गया। जून 2027 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र के दौरान यूएनएससी की एक गैर अस्थायी सीट पर चुनाव होगा। बयान में कहा गया है कि मालदीव सरकार ने 2028 से 29 की अवधि के लिए यूएनएससी में अस्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला लिया है। बयान में कहा गया है कि भारत के लिए मालदीव का मजबूत समर्थन दोनों देशों के बीच साझेदारी और करीबी संबंध में निहित है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन को खटक रही भारत की प्रगति, पाकिस्तान श्रीलंका के सहारे रच रहा उलझाने की बहुत बड़ी साजिश। जी हां, भारत के पड़ोस में चीन की गतिविधियां एवं प्रभाव तेजी से बढ़ा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को सीमित रखना और इनके कारण उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में उसे उलझाए रखना है। ये बात यहाँ आयोजित एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत दस्तावेजों में सामने आई है। हाल ही में संपन्न पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत दस्तावेज में कहा गया है कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशिया में विकास कार्यों के नाम पर बतौर ऋण बड़े पैमाने पर धन देकर चीन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है और उसे बीजिंग की शर्तों पर द्विपक्षीय मुद्दों पर समाधान के लिए बाध्य करना चाहता है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हाइब्रिड मोड में विभिन्न स्तरों पर करीब 350 अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। बात करते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ के भीख मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। दोस्तों आपको सबसे पहले हम बताने वाले हैं, दरअसल उस वीडियो में शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मुझे शर्म आ रही है, फिर भी हमें $1 बिलियन और दे दीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की आखिरी सांसें चल रही है। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, पाकिस्तान अब अपने इंपोर्ट का पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि हाल ही में अपनी यूएई यात्रा के दौरान भी उन्होंने कर्ज मांगा था। शहबाज ने कहा कि उन्हें शर्म आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पैसा मांगा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं 2 दिन पहले यूएई से होकर आया हूँ, वहाँ मैंने सदर यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे भाई मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। वो बड़ी ही मोहब्बत के साथ हमसे पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मैं अब उनसे और कर्ज नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे और कर्ज मांगू। तो मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है हमारी, आप तो सब जानते हैं, इसीलिए हमें $1 अरब की मदद और दे दें। यानी कि दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है शहबाज शरीफ का, जिसमें क्लियर ये कहते नजर आ रहे हैं, बहरहाल शर्म आते हुए भी शहबाज शरीफ को भीख मांगनी पड़ रही है। दोस्तों आखिर पाकिस्तान को भीख मांगने के कगार पर खड़ा किसने किया है? वो भी तो वहाँ की सरकार ने ही किया है दोस्तों। और अब भीख मांगने में फिर कैसी शर्म। ऐसे में अगर भारत की बात पर पाकिस्तान चलता तो आज उसको ये दिन देखने नहीं पड़ते। बहरहाल करनी का फल हर किसी को मिलता है और वो मिलता भी दिखाई दे रहा है। इस बार आपकी जो भी निजी राय हो दोस्तों, वीडियो को लाइक लेकिन करना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज एक लाइक का बटन होगा नीचे दबा दीजिए। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलेंगे एनएसए अजीत डोभाल। 10 गेम चेंजर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर करेंगे बातचीत। बता दें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका के साथ एक नई पहल की शुरुआत के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। वहां 31 जनवरी को उनकी अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ इनिशिएटिव क्रोन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी बोले तो ICET फ्रेमवर्क की पहली बातचीत होगी। इस पहल पर सहमति की घोषणा पिछले साल जापान में पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत के बाद हुई थी। भारत के लिए इस बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके माध्यम से भारत के लिए विश्व की ऐसी 10 संवेदनशील और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल जाएंगे जो स्ट्रेटेजिक विजन से हर मामले में बेजोड़ है।
बात करें एक और खबर की, जहां चीन में कोरोना मचा रही बड़ी तबाही, 80% आबादी चपेट में, बीते हफ्ते 13,000 मरे। बता दें क्या है भारत का हाल, बता दें कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है। चीन से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक चीन की 80% आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है और बीते हफ्ते यानी 13 से 19 जनवरी करीब 13,000 लोगों की मौतें हुई है। इससे पहले ये बात सामने आई थी कि 13 जनवरी से पहले तक 60,000 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। आखिर भारत में क्या है कोरोना का हाल, ये आपके मन में सवाल जरूर होगा, तो आपको बता दें देश में यानी भारत देश में रविवार को जो आंकड़ा सामने आया उसके मुताबिक 24 घंटे में कोरोना वायरस के 140 नए मामले सामने आए हैं। जिन मरीजों का इलाज चल रहा है उनकी संख्या बढ़कर 1960 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,81,921 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण से मेघालय में 1 और, गुजरात में 2 और मरीजों की जान जाने से देश में महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,733 हो गई है। और इसी बीच दोस्तों बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर राजनाथ सिंह ने कहा भारत जोड़ो के नाम पर नफरत फैला रही कांग्रेसी, कहा भारत को दुनिया में कर रही बदनाम। जी हां, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नफरत फैला रहे हैं, इनके नेता भारत जोड़ो के नाम पर निकले हैं और नफरत फैलाने में लगे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। ये मोहब्बत के बारे में क्या जाने। राजनाथ सिंह मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे थे, जहां वे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र योजना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में सहायता राशि वितरण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। जी हां, राजनाथ सिंह ने कहा मैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा भारत टूट रहा है। वो किस भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। भारत को टूटना था वो 1947 में टूट चुका है। भारत माता के 2 टुकड़े हो गए उस समय के नेताओं का मैं दुख समझ सकता हूं। आज राहुल घूम घूम कर कह रहे हैं कि भारत में नफरत बढ़ गई है। ये नफरत आखिर फैला कौन रहा है। इन नेताओं की वजह से दुनिया में भारत की छवि धूमिल हो रही है। अगर आप भी राजनाथ सिंह जी के एक एक बयान का दिल से समर्थन करते हैं और मानते बिल्कुल सटीक और सही जवाब दिया इन्होंने, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं एक और खबर की, जहां सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले दिग्विजय पर बरसे सिंधिया, उसामा जाकिर का जिक्र करके बताया इनको देशद्रोही। बता दें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बुरी तरह घिर गए हैं। एक तरफ जहां कांग्रेसी पार्टी ने इसे उनका निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक होने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश से ही आने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे भारत माता का अपमान और राष्ट्र विरोधी मानसिकता करार दिया है। कभी कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के साथ ही रहे सिंधिया ने यह भी याद दिलाया है कि आतंकी ओसामा के साथ कभी उन्होंने जी लगाया था। जी हाँ, इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।